हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर दीपक शर्मा जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो आज अपन चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा हो सकता है। एक बार आइडिया लगाइए कि 11-12 की फिजिक्स में सबसे टफ चैप्टर कौन सा है, और वो है मैकेनिक्स का। पहला तो पोर्शन ही मैकेनिक्स टफ होता है, और उस मैकेनिक्स में भी बात करें तो सबसे टफ पोर्शन होता है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम की। किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? एनएलएम की चर्चा करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। अब देखिएगा, इट इज ए डेमो वीडियो, है ना। तो हम इस पर स्टार्टिंग की जो थ्योरी है उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इस चीज को आप जानते हो। ठीक है, मैं उन्हीं जो टॉपिक को लेने वाला हूं उस टॉपिक में आपको ये सारी चीजें थ्योरी में कवर करवा दूंगा। ठीक है, और बहुत ही लाजवाब ट्रिक्स के साथ अपन आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा मोशन इन लिफ्ट। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोशन इन लिफ्ट की। ठीक है, यहां पर लिफ्ट से रिलेटेड नीट में अगर अपन चर्चा करें तो नीट में ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे, मोशन इन लिफ्ट की। अब इस मोशन इन लिफ्ट को हम 4 केसेस में पढ़ने वाले हैं, है ना। 4 केसेस में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट केस जो हमारा है, फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं इसमें। पहला केस हमारा है व्हेन लिफ्ट is in stationary condition, when lift is in stationary condition or movable with constant velocity. ठीक है, when lift is in stationary condition or movable with a constant velocity. ठीक है, इस केस में देखो, ये लिफ्ट के जो कंसेप्ट है, मैं इन कंसेप्टों को आगे ना जाने कितने टाइप के क्वेश्चंस में लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम 4 केस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहला केस उठा लिया, व्हेन लिफ्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन और मूवेबल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं अपन। जैसे कि ये कोई आपकी लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, इसमें कोई पर्सन खड़ा हुआ है। ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन लिफ्ट, और लिफ्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन और मूवेबल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन बोथ केस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विल बी 0। आपने पढ़ा होगा, इफ लिफ्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन और मूवेबल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रिमेन्स 0। ठीक है, तो यहां पर दोनों केस लेके चल रहे हैं, है ना। या तो स्टेशनरी है तो वेलोसिटी 0 होगी, या फिर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मींस इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विल बी 0। ओके, चलिए, तो यहां पर हम जब देखेंगे फोर्सेस की बात करेंगे तो यहां पर कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं। यहां पर फोर्स लगेगा, सबसे पहले पहला फोर्स लगेगा mg, दैट इज वेट फोर्स। ठीक है, पहला लगेगा आपका वेट फोर्स, और दूसरा लगेगा आपका क्या? सेकंड वन इज नॉर्मल रिएक्शन, कैपिटल R। ठीक है, इट इज ए नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर कंसेप्ट आता है नॉर्मल रिएक्शन को लेकर के, है ना। देखिए, कई बुक्स में कई बार टीचर भी थोड़ा सा जो है इसको गलत तरीके से बिहेव करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट फोर्स है आर नॉट ए एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट फोर्स आर नॉट ए एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बल नहीं होते। ठीक है, आर के लिए, नॉर्मल रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि नॉर्मल रिएक्शन एक तो प्लेन से लगती है और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगती है, यानी तल से लगेगी और तल के लंबवत लगेगी, बाय दी प्लेन लगेगी और परपेंडिकुलर टू दी प्लेन लगेगी। ये दो बात आप हमेशा ध्यान रखना एनएलएम वाले चैप्टर में। तो नॉर्मल रिएक्शन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि पहले तो बॉडी किस पर होनी चाहिए? प्लेन पर होनी चाहिए। यदि प्लेन पे होगी तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, क्योंकि बाय दी प्लेन लगती है। एंड सेकंड वन इज
इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि किधर होती है, तल के लंबवत होती है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आर और एम इस तरीके से लगेंगे। अब यहां पर जब लिफ्ट की हम मोशन में बात करते हैं तो यहां आर को मैं नॉर्मल रिएक्शन ना बोल करके मैं इसको बोलूंगा एप्रिएंट वेट। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट का पेशेंस रखेगा, उसके बाद समझ में आएगा नेक्स्ट केस में कि एप्रिएंट वेट क्यों बोला मैंने इसको, आर को। ठीक है, तो यहां पर मैं आर को बोलूंगा एप्रिएंट वेट और एमजी को बोलूंगा मैं एक्चुअल वेट। क्या बोलूंगा? एक्चुअल वेट, यानी कि ये अपना वास्तविक भार होगा, ये अपना आभासी भार होगा। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जब एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस आर इज इक्वल टू एम जी। R इज इक्वल टू एम जी, ये बात आप जानते ही होंगे। इसको एक थोड़े से छोटे से एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए ये कोई एम मास की बॉडी है, इस पर मैंने 15 न्यूटन इधर लगाया और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मैंने 15 न्यूटन लगाया। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इन दिस कॉम्बिनेशन और इन दिस सिस्टम। तो आप लोग मुझे कहेंगे सर रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि जब दो फोर्स है ना, टू फोर्सेज आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इन सेम मैग्नीट्यूड, देन रिजल्टेंट विल बी 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0। यही हमने देखा। तो यहां पर जब एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस आर इज इक्वल टू mc। ठीक है, और मैंने आर को यहां पर क्या बोला है? आर को बोला है मैंने एप्रिएंट वेट। इट इज ए एप्रिएंट वेट, इट मींस एप्रिएंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अभी इस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि एप्रिएंट वेट और एक्चुअल वेट क्या, क्यों बोल रहा हूं मैं, इस केस में आपको नहीं पता चलेगा। इसका जो नेक्स्ट केस आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने आपके इसको एप्रिएंट वेट क्यों बोला, इसको एप्रिएंट वेट क्यों बोला। ठीक है, इसको हम कहेंगे आभासी भार, जो केवल फील होगा, है ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन केवल हमें फील होता है, और एक्चुअल वेट तो जो हमारा होता है वो ये होता है। तो पहला केस आपके नीट में इस टॉपिक से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले डेमो के हिसाब से आपके टफ चैप्टर को उठाया है, वो है एनएलएम। और एनएलएम में भी सीधा आपको जो है मैंने, क्योंकि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये आप खूब पढ़ करके आते हो, ये सब लोग जानते होंगे, जानी हुई चीजों को मैं बताऊं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर फर्स्ट केस में हमने ये देखा, क्लियर है। तो यहां पर जो जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव यानी कि परिणामी गुरुत्वीय त्वरण, है ना, परिणामी गुरुत्वीय त्वरण, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब हम देखेंगे दैट इज इक्वल टू जी, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी, फर्स्ट केस। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि व्हेन लिफ्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन और मूवेबल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, देन व्हाट इज द जी इफेक्टिव। तो आप कहेंगे जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि स्मॉल जी। क्लियर है? एंड इन दिस केस एप्रिएंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। क्लियर? चलिए, अब हम इसको एप्रिएंट वेट को समझने के लिए अगला वाला केस उठा रहे हैं, दूसरा वाला केस उठा रहे हैं। दूसरा वाला केस क्या है? सेकंड केस ले रहा हूं मैं, when lift is movable, when lift is moving in downward direction, with an acceleration of small a, with an acceleration of small a। क्या है इस बात का मतलब कि यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है ना, यदि लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही है, when lift is moving in downward direction with an acceleration of small a। तो देखिएगा यहां पर ये जैसे अपनी लिफ्ट हो गई, लिफ्ट में कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, खड़ा हुआ है, ठीक है, और लिफ्ट विद एन एक्सेलरेशन मूव कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर? अब यहां पर इस केस में होगा क्या वो देखिएगा। इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में होने वाला है आपका कि वेट फोर्स जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, mg। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विच इज कॉल्ड हेयर इज
apparent weight is in opposite direction of mg or perpendicular to the plane and lift is moving in downward direction with an acceleration small a, तो यहां पर जो इक्वेशन बन करके आएगी वो क्या बन करके आएगी, यहां पर इक्वेशन बनेगी mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, mg माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। अब आप कहेंगे सर हमें तो नहीं आया, कैसे इक्वेशन बनाई आपने सर, हमें नहीं पता चला। समझिएगा क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है वो समझने की है, ठीक है। तो यहां पर आप समझिएगा, जैसे यहां पर ये कोई m मास की बॉडी है, इस पर मैंने 15 न्यूटन का बल 15 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है, 10 न्यूटन का फोर्स मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा रखा है, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि बॉडी कितने फोर्स से आगे मूवेबल होगी। पहले तो ये पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में मूवेबल होगी, तो आपका आंसर होगा सर अलोंग दी 15 न्यूटन फोर्स, ठीक है। फिर मैं पूछता हूं कि कितने फोर्स से मूवेबल होगी, तो आप बोलोगे सर 5 न्यूटन, इट इज 5 न्यूटन, ठीक है। 5 न्यूटन इज ए रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, पता है आपको। अब मैं आपसे पूछूं बेटा जी आपने कैसे निकाला इसको, तो आप कहेंगे सर हमने ऐसे निकाला 15 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ऐसे निकाला सर हमने। तो आपने किया क्या, आपने ये किया लार्जर फोर्स में से जो स्मॉलर फोर्स है उसको डिफरेंशिएट किया या डिफरेक्ट किया, घटाया, उसके बाद में आपका रिजल्ट आया। अधिक बल में से कम बल को घटाने पर रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किधर था, इस डायरेक्शन में, क्लियर है। वही तो मैंने यहां किया है, देखो जा किधर रही है लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लिफ्ट किधर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो यहां पर कौन सा बल ज्यादा, mg ज्यादा, किससे ज्यादा, r से ज्यादा, है ना, किससे ज्यादा, r से ज्यादा। कितना ज्यादा, mg माइनस r के बराबर। किसके बराबर होगा ये, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। क्या बोला मैंने, किधर जा रही है लिफ्ट, नीचे की ओर, कौन सा बल ज्यादा, mg ज्यादा, किससे ज्यादा, r से ज्यादा। कितना ज्यादा, mg माइनस r के बराबर, वो किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स के। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनी है आपकी, बात क्लियर सबको, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये इक्वेशन बनी। वहां भी तो हमने यही किया, बॉडी किधर जा रही है 15 न्यूटन की ओर, बॉडी किधर जा रही है 15 न्यूटन की ओर, कौन सा बल ज्यादा, 15 न्यूटन, किससे ज्यादा, 10 न्यूटन से। कितना ज्यादा, 15 माइनस 10, किसके बराबर, रिजल्टेंट कितना, 5 न्यूटन। समझ में आ गया बात, रटना नहीं, ठीक है। आज ये टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलते हैं। तो यहां से इक्वेशन बनी mg माइनस आर इक्वल टू एम ए, ठीक है। देन r इज इक्वल टू, यदि मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, mg माइनस एम ए, r को इधर लेकर गए, एम ए को इधर लेकर आए, तो r इज इक्वल टू mg माइनस एम ए, देन r इज इक्वल टू mg माइनस ए, ठीक है। इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है कि एप्रिएंट वेट इज लेस देन वेट फोर्स, यही तो पता चल रहा है ना। क्या पता चल रहा है, r इज लेस देन इक्वल टू mg। क्यों, क्योंकि r में से मतलब r बराबर क्या है, mg माइनस एम ए, यानी mg में से ma सब्ट्रैक्ट होने के बाद r आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है, एप्रिएंट वेट इज लेस देन इक्वल टू वेट फोर्स, और वी कैन से दैट एक्चुअल फोर्स या एक्चुअल वेट बोल सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां पर अब आपको समझ में आएगा सर एप्रिएंट वेट क्या होता है। बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, वो क्वेश्चन ये है कि जब झूले पे लेके चलते हैं, लिफ्ट के कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं झूले पे बेटा, है ना। जब झूला ऊपर से नीचे आता है, यानी कि झूला आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवेबल होता है, उस कंडीशन पर आपको अपनी बॉडी में क्या फील होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आप लोगों से कि जब झूला ऊपर से नीचे की ओर आता है तो आपको अपनी बॉडी में क्या फील होता है। आपको ऐसा फील होता है कि आपका दिल जो है, आपका जिगर जो है, आपका जो कलेजा है वो आपके गले में आ गया, होता है नहीं होता, अंदर कुछ झुंझुनाहट थुरथुराहट जिसको कहेंगे वो चालू हो जाती है तुम्हें। क्यों भाई, क्या हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, कैसे हुआ, देखो जी कैसे हुआ ऐसे कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है त्वरण से, तो जो व्यक्ति का जो भार है, पर्सन का जो वेट है,
वो एप्रिएंट रूप से डिक्रीज हो गया, आभासी रूप से क्या हो गया, घट गया। यही तो पता चल रहा है यहां पर, एप्रिएंट वेट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एक्चुअल वेट, यानी कि आभासी भार जो है वास्तविक वाले से कम हो गया। तो झूले में भी यही हुआ, जब झूला ऊपर से नीचे आ रहा था, जब मूव कर रहा था इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या हुआ, वहां पर आपका जो वेट है वो एप्रिएंट रूप से या वर्चुअली क्या हुआ, कम हो गया। क्या हुआ, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। आप अपने आप को हल्का महसूस करते, जबकि ऐसा आपको केवल फील होता है, ऐसा थोड़ी हो कि एक्चुअल में हो गया कि आप 60 के थे, 60 केजी के थे, 60 केजी के थे और आप नीचे उतर के आए तब 40 रह गई कि सर देखो हमारा वेट कम हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, 60 वाला 60 रहता है, लेकिन जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है उस टाइम पर आपको आपकी बॉडी को आप हल्का महसूस करते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि भाई साहब दिल निकल के गले में आ चुका हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैंने यहां पर बोला एप्रिएंट वेट, आभासी रूप से, ठीक है, वर्चुअली, है ना, समझ में आया? तो यहां पर अब आपके लिफ्ट में सेकंड केस बन गया, तो इसमें आपको हल्का महसूस करोगे। और यदि इस केस में मैं जी इफेक्टिव की बात करूंगा, यदि इस केस में मैं जी इफेक्टिव की बात करूंगा, तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, क्योंकि इट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, तो यहां पर देखिए एम और ये दिस इज नोन एज जी इफेक्टिव, तो ये कहलाएगा जी माइनस ए। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में, नीट में कई बार आए हुए हैं क्वेश्चंस, आपसे कोई पूछे कि लिफ्ट यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए इज मूवेबल है ना, लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए, देन व्हाट इज द जी इफेक्टिव, देन यू कैन से जी माइनस ए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जी माइनस ए होगा। एंड व्हाट इज द एप्रिएंट वेट, आप कहोगे एप्रिएंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, यानी आर इज लेस देन एम जी। ओके, क्लियर? ठीक है जी, समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड केस था उसमें हमने देखा कि यहां पर एप्रिएंट वेट जो है वो कम हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया? अब शायद आपको एप्रिएंट वेट वाली स्थिति समझ में आ गई होगी। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द थर्ड केस, when lift is moving, when lift is moving in upward direction, in upward direction with an acceleration of, with an acceleration of small a, lift is moving in अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल ए। अब लिफ्ट कहां मूवेबल है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसमें क्या होगा देखते हैं जरा क्या होने वाला है। यहां पर ये अपनी लिफ्ट हो गई, लिफ्ट में ये कोई पर्सन हो गया। ठीक है, अब लिफ्ट किधर मूवेबल है, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्मॉल ए एक्सेलरेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है ए त्वरण से। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही वेट फोर्स किधर लगेगा, mg, नीचे की ओर लगेगा, दैट इज एक्चुअल वेट। एंड नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम यहां पर एप्रिएंट वेट मान करके चलते हैं, वो किधर लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी। क्लियर है? तो यहां पर इक्वेशन क्या बनने वाली है, लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस r इज ग्रेटर देन mg, r इज ग्रेटर देन mg एंड r माइनस mg इज इक्वल टू रिजल्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि r mg से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, r माइनस एम जी के बराबर होगा, और जो कि किसके बराबर आ जाएगा, एम ए के, है ना। ऊपर की तरफ जाती है, कौन जा रही है, कौन ज्यादा, r ज्यादा, किससे ज्यादा, एम जी से। कितना ज्यादा, r माइनस एम जी के बराबर, दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एम ए। क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। r इज इक्वल टू एम जी को इधर ले जाएंगे तो एम जी प्लस एम ए, एम जी प्लस एम ए। ठीक है, देन r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, r इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। समझ में आया? तो यहां पर हम यदि देखें तो क्या आ रहा है, यहां पर हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि एप्रिएंट वेट, एप्रिएंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एप्रिएंट वेट is greater than actual weight. It means यहां से हमें यह पता चला था कि R is greater than mg, पता चला
क्योंकि आर में mg प्लस ma है ना, mg में ma जुड़ने के बाद r के बराबर आ रहा है, तो यहां से पता चलता है r इज ग्रेटर देन mg, इट मींस एप्रिएंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, यानी कि आभासी भार जो है वो वास्तविक भार से ज्यादा होगा। क्या होगा जी? ज्यादा। क्लियर? तो अब हम दोबारा से झूले पे चलते हैं। ठीक है, जब झूला नीचे से ऊपर जा रहा होता है, जब झूला नीचे से ऊपर जा रहा होता है तब आपको क्या फील होता है? हाँ जी, जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तो आपको फील ऐसे होता है कि जिस पे आप बैठे हुए हो आप उस पे चिपक गए हो। आपको फील होगा कि आपका बॉडी वेट बढ़ गया है ना, आपका बॉडी वेट बढ़ गया है। अब किसी ने अगर फील नहीं किया हो ना, तो भैया जब झूले में बैठो तब इस चीज को फील करना। हाँ, नीचे वाला तो सबने फील किया है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा हमें महसूस हो जाता है ना, डर लगने लगता है अंदर से, क्योंकि कलेजा जो है गले में आ रहा है। बात समझ में आ गई? अंदर से क्यों? वो हल्का फील कराता है, आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, आपका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? लेकिन जब झूला ऊपर जा रहा होता है तब आप ये फील करोगे कि आपका बॉडी वेट बढ़ गया। अब ऐसे थोड़ी था कि आप 60 केजी के चढ़े थे और ऊपर पहुंचते पहुंचते 80 हो गए ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको एप्रिएंट वेट, आभासी आभासी आभासी, क्योंकि केवल ये वर्चुअली हमें फील होता है, आभासी रूप से आभास होता है, फील होता है हमें, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो यहां पर इस केस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन एप्रिएंट वेट और वेट एक्चुअल वेट में क्या रिलेशन होगा? तो आप कहोगे एप्रिएंट वेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एंड व्हाट इज द जी इफेक्टिव? तो जी इफेक्टिव जो होगा वो क्या होगा? जी प्लस ए। क्या होगा? जी प्लस ए। यहां से देखें, जी प्लस ए, जी प्लस ए इज जी इफेक्टिव। इसको हम परिणामी गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे, जी इफेक्टिव बोलेंगे या प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। ठीक है, पूछा जाता है, आप एक बार बुक में खोल करके देखेंगे, मोशन ऑफ लिफ्ट से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है, और ये वो केस हैं जिसको मैं बहुत शॉर्ट में और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सर आज तो झूले पे गति करा दी हमें। लिफ्ट के कंसेप्ट कहां ले जाकर के लगा रहा हूं मैं एग्जांपल में? झूले में जाकर के लगा रहा हूं, क्योंकि लिफ्ट में जनरली हमें ये केस फील नहीं होते, क्योंकि लिफ्ट में ये दोनों केस है ही नहीं। लिफ्ट का जो हमें फील होता है, सर आप कहोगे सर हाँ, लिफ्ट में तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है, लिफ्ट नीचे जा रही होती है तब हम कुछ फील नहीं करते, लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तब भी हमें फील नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका कारण यह है कि लिफ्ट में जो फर्स्ट केस मैंने पढ़ाया ये वाला होता है। डेली लाइफ में लिफ्ट पर जो केस लगता है वो कौन सा लगता है? लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, लिफ्ट हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाती है। डेली लाइफ में जो लिफ्ट हम देखते हैं उसमें वहां ऐसे नहीं होता कि लिफ्ट पहले धीरे धीरे जा रही थी फिर एकदम से तेज हो गई, है ना, एकदम से उसकी स्पीड बढ़ गई, उसके बाद फिर स्पीड कम हो गई। अगर स्पीड वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरी करेगी तो ही तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि लिफ्ट बिल्कुल सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवेबल होती है ना। नाइदर भी वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज, ना बढ़ती है ना घटती है। तो वहां पर हमारा जो एप्रिएंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट के बराबर होता है, इसलिए हमें वहां पर फील नहीं होती है सब चीजें। ठीक है, तो लिफ्ट में तो आप फील नहीं करते, इसलिए मैंने एग्जांपल वहां से रिलेट नहीं किया। मैंने आपको इसका एग्जांपल रिलेट किया झूले से, क्योंकि बचपन में आपको झूला झूलना बड़ा पसंद होता है और सब झूले भी होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने वहां से रिलेट किया। तो अब आज से आपको पता चल गया होगा कि साहब झूले जब नीचे आता है तो क्या होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है, और क्या होता है तो क्यों होता है ना। फिजिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना, एक प्राकृतिक है ना। यहां विदाउट वाई फिजिक्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड, है ना, क्योंकि बिना फिजिक्स संभव नहीं है। तो इसलिए क्यों लगाना है नीट में, जब तक आपने चीजों पर क्यों नहीं लगाया, वाई ही नहीं लगाया, तब तक आप नहीं सीख सकते। ठीक है, चलिए, तो थर्ड केस अपना हो चुका, थर्ड केस अपना हो चुका। अब हम लास्ट फोर्थ केस की बात करेंगे। लास्ट फोर्थ केस की हम जब चर्चा करने वाले हैं तो इसमें हम बात करने वाले हैं व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन, व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल मोशन। समझ में आया? ठीक है, कि लिफ्ट किस में है? फ्री फॉल कंडीशन में है। डू यू नो अबाउट द फ्री फॉल कंडीशन?
डू यू नो अबाउट दी फ्री फॉल कंडीशन? ठीक है, तो मैं बताता हूं व्हाट इज दी फ्री फॉल कंडीशन. फ्री फॉल कंडीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज जीरो. व्हेन ऑल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज जीरो, यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल जीरो हो. देखो डेमो वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज कर रहा हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है इसको देखेंगे. ठीक है, और थोड़ा सा बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है. बाकी मोस्टली मैं इसको आपको जो है इंग्लिश में डिस्कशन करने वाला हूं. ठीक है, तो व्हेन ऑल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज इन फ्री फॉल कंडीशन. लाइक यहां पर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने फिंगर से होल्ड कर रखा है. ठीक है, मैं यहां पर अप्लाइड फोर्स यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है मैं अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, फिंगर से मैंने इसको होल्ड कर रखा है. नाउ I remove the all external forces and marker is in downward direction with an acceleration small g. This is free fall motion. इसको कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गति. इसे कहते हैं हम क्या? फ्री फॉल मोशन. समझ में आया कि all external force applied on a body is zero, then the body is in free fall motion. ठीक है, and in the condition of free fall motion the body will be move with gravitational acceleration. Okay, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? When body is in free fall motion, then the acceleration of body is small g, or we can say that it is gravitational acceleration. Okay, चलिए, तो ये होता है अपना फ्री फॉल मोशन. तो यहां पर चर्चा हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई? मार्कर था, छूटा था, हाथ से उठाना तो पड़ेगा. ऐसे तो हो नहीं सकता कि पुष्पा झुकेगा नहीं, है ना, झुकना तो पड़ेगा. ठीक है, चलिए, तो यहां पर आगे देखिएगा कि यहां पर जैसे लिफ्ट पर ऑल एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होंगे तो वेट फोर्स इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द एप्रिएंट वेट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, जो लिफ्ट का त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा? वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा. किसके बराबर होगा जी? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा. समझ में आया बात? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है साहब. ठीक है, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहां पर वही केस लगाएंगे. जब इक्वेशन बनाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो बनाई थी, क्या बनाई थी? mg माइनस r इज इक्वल टू ma. ठीक है, यही बनाएंगे. क्लियर है? लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि लिफ्ट का जो त्वरण है वो किसके बराबर है? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है. क्लियर? तो यहां पर mg माइनस r बराबर a की जगह हम g पुट कर देंगे. ओके, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे, r इक्वल टू mg माइनस mg हो जाएगा. इट मींस r इज इक्वल टू 0. इट मींस एप्रिएंट वेट ऑफ पर्सन इज 0. क्या? mg माइनस mg, a की जगह g पुट किया, r बराबर mg माइनस mg बन के r आ गया 0. इट मींस एप्रिएंट वेट ऑफ पर्सन इज 0, यानी उस व्यक्ति का आभासी भार 0 हो जाएगा. ठीक है, और फिजिक्स में जब भी वेट 0 होता है तो उसको कहा जाता है वेटलेस कंडीशन. इट इज ए वेटलेस कंडीशन, है ना? इट इज ए वेटलेस कंडीशन. तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेटलेस कंडीशन. तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल कंडीशन then it is a weightless condition because the apparent weight of person will be 0. क्या बोला मैंने बोला कि यदि लिफ्ट जो है स्वतंत्रता पूर्वक गति करेगी, when the all external applied force on a body is 0, then body is in free fall condition, यानी कि वस्तु पर बाह्य बल जो है उसको हमने 0 कर दिया. तो क्या होगा? उस टाइम पर वो फ्री फॉल कंडीशन में होगी. और जब फ्री फॉल कंडीशन में होगी then apparent weight of person will be 0. एंड दिस इज नॉन एज वेटलेस कंडीशन, यानी कि उसका आभासी भार 0 होगा और यह कहलाएगी भारहीनता की स्थिति. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब यदि इस स्थिति की हम बात करें
तो एक्चुअल में ये स्थिति पहले हुआ करती थी जब लिफ्ट जो है आपके रस्से वगैरह से स्ट्रिंग से कनेक्ट करके जो है चलाई जाती थी। आजकल ये केस होता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकली होती है लिफ्ट कनेक्टेड, ठीक है, मूवेबल होती है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। तो यहां पर पहले ये हुआ करता था जब रस्से टूट जाते थे, ठीक है, जब स्ट्रिंग्स डिस्कनेक्ट होती थी तो लिफ्ट इज इन फ्री फॉल कंडीशन और उस टाइम पर पर्सन को अटैक आता था। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, जब एसिलेशन ए से नीचे आ रही है तभी झूले वाले केस में हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि भैया जो अपना कलेजा था ना वो गले में आ रहा था। अब आप सोचिए जब एप्रिएंट वेट कम हो रहा था तभी हमें ऐसा फील हो रहा था कि गले में आ रहा है, लेकिन जब वेटलेस कंडीशन आ गई, एप्रिएंट वेट 0 हो गया, तो भैया जो पहले गले में आ रहा था ना कलेजा अपना जिगर, वो सीधा गले से बाहर आ जाएगा, सीधा गले से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति पर्सन अपने आप को इतना हल्का महसूस करेगा कि उसको अटैक आएगा और सीधा स्वाहा। बात क्लियर, समझ में आई बात? तो यहां पर यह क्वेश्चन भी नीट में बहुत बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेटलेस कंडीशन। तो आप बताएंगे कि व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल motion or condition then it is a weightless condition and apparent weight of body or person will be 0. This is weightless condition and this is a phenomena of weightless condition. एक weightless condition अपनी सैटेलाइट वाले में आती है, एक कंडीशन आपकी यहां पर आती है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? तो ये 4 केस हमने लिफ्ट की मोशन में देखे। अब देखिए, अब इनसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना? कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को जो यहां से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जी इफेक्टिव के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, कौन सा वेट ज्यादा होगा एपरेंट एक्चुअल वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डेली लाइफ से इसको रिलेट कर लिया। इसके बाद अब ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को अपन इस लिफ्ट के कंसेप्ट को लेके जाते हैं अपन बंदर वाले क्वेश्चनों में, मंकी वाले क्वेश्चनों में लगाऊंगा मैं इस कंसेप्ट को। देखिएगा, लिफ्ट के कंसेप्ट झूले पे अप्लाई किए, झूले के बाद अब मैं इसको लेके जाऊंगा भाई साहब कहां पर, बंदर वाले क्वेश्चनों में। तो एक मैं जो है आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहां पर एक पुली है। पुली, पुली आप जानते होंगे जिसको हम घिरनी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम घिरनी कहते हैं, पुली, है ना। गांव की गोरी पानी लेने जाती है ना गांव में, है ना, तो वहां पर कुएं पर बेटा पुली लगी होती है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, ये लो साहब, ये स्ट्रिंग कनेक्ट हो गई और इसका दूसरा सिरा जो है वो फ्री है, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एक सिरा, एक कॉर्नर तो आपके जो है किसी से टाइड अप है, सेकंड जो है वो आपका ओपन है और कहां से होके जा रही है, पुली से होके के जा रही है, घिरनी से होके जा रही है। अब साहब क्या है, अब बात ऐसी है कि इस पर कोई मंकी है, इस पर कोई मंकी है और ये मंकी भाई साहब इस पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। मंकी इज क्लाइंब अप ऑन द स्ट्रिंग बाय द एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ठीक है। यानी कि जो बंदर है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और आपको यह भी दिखाया गया है कि मंकी का जो वेट है वो मैंने कह दिया जैसे 10 kg है मास, मंकी का जो मास है वो कितना है, 10 kg है, बंदर का द्रव्यमान 10 किलोग्राम। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा से देखिएगा, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पुली से होकर के एक सिरे पर जो है जा रही है, उस पर मंकी जो है ऊपर चढ़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से और मास जो है उसका 10 kg है और दूसरा जो सिरा है वो कनेक्टेड है कहां से, किसी जो है रूप से या कहीं से भी मान सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज दी breakdown, what is the breakdown power of string, what is the breakdown power of string, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रेकडाउन पावर यानी कि भंजक क्षमता क्या होगी रस्सी की भंजक क्षमता क्या होगी। अब आपके समझ में नहीं आया सर व्हाट इज द ब्रेकडाउन पावर, ठीक है, भंजक क्षमता क्या होती है, तो बेटा सीधा सीधा इसको समझना कि भंजक क्षमता का मतलब, भंजक का मतलब टूटना होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक, है ना, ब्रेक डाउन लिखा हुआ ना, ब्रेक, ब्रेक मतलब टूटना।
यानी कि ये रस्सी कितने न्यूटन का बल सह सकती है। सीधा सीधा दूसरे ऐसे भी पूछा सकता है ना, ठीक है। व्हाट इज दी फोर्स विच आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रिंग, है ना, या कितने न्यूटन का बल ये सह सकती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब देखिए सब क्या होगा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मंकी का, स्ट्रिंग मंकी कनेक्टेड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, और मैं इसमें लगा रहा हूं लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। देखिएगा कैसे, जरा सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, दैट इज टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग में एक फोर्स लगता है, दैट इज टेंशन फोर्स, जिसकी डायरेक्शन आप दोनों तरफ बनाते हैं। दिस इज ए टेंशन फोर्स, जिसको हम हिंदी में खिंचाव बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिंचाव बल, ठीक है। इट इज ए टेंशन फोर्स, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता कि सर स्ट्रिंग में, स्प्रिंग में, ठीक है, कैसे जनरेट होता है टेंशन फोर्स। तो मैं आपको इसका भी कंसेप्ट समझाता हूं। एक बार देखिएगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स के रीजन को हम समझेंगे थोड़ा सा, है ना। उसके बाद हम वापिस से अपने क्वेश्चन पर आएंगे। तो यहां पर जैसे एम मास की बॉडी को मैंने हैंग कर रखा है विद ए स्ट्रिंग, ठीक है, कर रखा है। अब स्ट्रिंग में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। स्ट्रिंग में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स, अणु होंगे। होंगे जी, होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं एक मास इससे कनेक्ट करूंगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा? उस कंडीशन पर यह होगा कि वेट फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वेट फोर्स जो लगेगा mg, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो उस टाइम पर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी के अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है, वो नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल इन द सेंस मॉलिक्यूल्स विल बी डिस्प्लेस्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि अणु जो है कहां गति करेंगे? नीचे की ओर। कहां गति करेंगे? नीचे की ओर। जैसे मैंने कहा कि ये वाला मॉलिक्यूल उठ करके यहां डिस्प्लेस हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहां आकर के डिस्प्लेस हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल यहां आकर के डिस्प्लेस हो गया। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वेट फोर्स एक्टिव। तो हम देखते भी हैं कि जब हम किसी मास को कनेक्ट करते हैं विद स्ट्रिंग, तो मास जो है वो इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरीके से मूवेबल होता है। होता है नहीं होता? हम देखते हैं स्ट्रिंग से मास कनेक्ट करने पर उस टाइम पर आपका जो है, जो मास है, वो क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवेबल होता है। फिजिक्स में ध्यान रखना बेटा, जितना इमेजिनेशन पावर रखोगे, जितनी आप जो है सोचने की, समझने की शक्ति रखोगे, मतलब वो व्यू आपके सामने नजर आना चाहिए। वो व्यू जब फिजिक्स का आपके सामने नजर आएगा, वो प्रॉब्लम जब आपके सामने एक्चुअल में नजर आएगी, तो आपको उसको पढ़ने में, करने में आसानी होगी। मैं जब यहां पर इसको समझा रहा हूं कि किस तरीके से मास जो है जब इफेक्टिव होगा तो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवेबल होगा, तो मुझे एक एक मॉलिक्यूल की मोशन दिख रही है, आपको भी दिखना चाहिए। इससे फिजिक्स आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। याद करना नहीं पड़ेगा, लर्न करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझिएगा, जब वेट फोर्स नीचे होगा तो मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे, मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वेट फोर्स इज एक्टिव। क्लियर है? लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि साहब वेट फोर्स के कारण ये स्ट्रिंग खिंचती ही चली जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। नहीं, इसकी स्ट्रेचिंग एक पॉइंट पर जाकर के रुकेगी, ठीक है। एक लिमिट तक ये स्ट्रेच होगी। मैंने कहा यहां के बाद में इसकी स्ट्रेचिंग बंद हो गई। क्लियर है? मॉलिक्यूल सारे डिस्प्लेस हो गए। अब जैसे यहां इस पॉइंट पर जाकर के इसकी स्ट्रेचिंग बंद होगी, स्ट्रेचिंग बंद होगी, तो अब वेट फोर्स का इफेक्ट हो गया खत्म। जितना खिंचना था, स्ट्रेच होना तो वो हो लिया। अब क्या होगा? अब वापिस से एक्टिव होगा क्या? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। बात क्लियर? तो अब मॉलिक्यूल्स वापिस से अपने स्थान पर जाने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी सारे मॉलिक्यूल्स अपने स्थान पर जाने की, अपने प्लेस पर जाने की वापिस से कोशिश करेंगे। जब ये ऐसा करेंगे तो अब मास धीरे 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 ऊपर जाने लगेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जब मॉलिक्यूल्स वापस से ऊपर डिस्प्लेस होंगे अपनी पोजीशंस पर, तो मास पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जिसके कारण से मॉलिक्यूल वापस से ऊपर की ओर जाने लग जाएंगे। क्लियर है?
तो जब ये ऊपर की ओर मूवेबल हो रहे हैं तो रस्सी में जो टेंशन जनरेट हो रही है वो हो रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जब वेट फोर्स इफेक्टिव हो रहा है तो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? इसलिए टेंशन फोर्स की डायरेक्शन दोनों तरफ बनाई जाती है। वेट फोर्स जब इफेक्टिव होगा, है ना, विद रेस्पेक्ट टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, देन body is moving in downward direction, and when intermolecular attraction force is effective with respect to weight force, then body is movable in upward direction। तो इस तरीके से रस्सी में खिंचाव उत्पन्न हो गया। भाई सीधा सा समझिए, इसको नाम टेंशन फोर्स क्यों दिया गया? इसको टेंशन फोर्स इसलिए दिया गया, मेरे को 10 न्यूटन से कोई इधर खींचता है, फिर 15 न्यूटन से इधर खींचता है, जब उसका बल इफेक्टिव है मैं इधर जा रहा हूं, जब इसका इफेक्टिव है तो मैं इधर जा रहा हूं, लास्ट में मैं सोचूंगा मैं इधर चला, मैं उधर चला, मैं जाने कहां, किधर चला, तो मेरे टेंशन हो जाएगी, टेंशन जनरेट होगी ना भाई, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इसलिए इसको नाम दिया गया टेंशन फोर्स और खिंचाव बल। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? तो यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ टेंशन फोर्स, देन आप कहोगे कि इट कैन बी जनरेट बाय द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। रीजन ऑफ टेंशन फोर्स इज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि तनाव बल का जो कारण है वो क्या होता है? अंतराणविक आकर्षण बल होता है। क्लियर है? क्लियर है? दोनों तरफ डायरेक्शन क्यों बनाते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज रीजन पता होगा कि साहब टेंशन फोर्स क्यों जनरेट होती है। और देखिए एनएलएम में ध्यान रखना कि जब भी सेम स्ट्रिंग रहती है तो टेंशन क्या होती है? समान होती है, लेकिन स्ट्रिंग के चेंज होते ही टेंशन भी चेंज हो जाती है, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रिंग और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एवरी स्ट्रिंग विल बी डिफर। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होगा तो टेंशन फोर्स भी अलग अलग होगा, इसलिए स्ट्रिंग जब चेंज होती है, रस्सी जब चेंज होती है तो टेंशन फोर्स भी अलग हो जाती है। समझ में आया? क्लियर है? ये केवल एक छोटे से टॉपिक पर डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से आप नीट के लिए मेरे से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मैं आपको हर व्यू दिखाऊंगा इसका, प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, नॉट इज थ्योरेटिकल। ठीक है? समझ में आ गई बात? तो देखिएगा तो यहां पर टेंशन फोर्स आ गया आपका। चलिए साहब, टेंशन फोर्स का रीजन भी पता चल गया अब आपको। अब देखिए एक नाम सुना होगा आपने जब पढ़े होंगे 11th में, तो किसी टीचर ने बोला होगा कि फ्री बॉडी डायग्राम, आपको बोला होगा कि आप बनाएं इसका फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। क्या जी? मुक्त पिंड आरेख। अब कहोगे सर ये कौन सा डायग्राम होता है? हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यह है कि जिस बॉडी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, उस बॉडी पर जितने भी फोर्स जिन डायरेक्शनों में जितने मैग्नीट्यूड के साथ लग रहे हैं उनको सबको दिखा दो, है ना? क्या बोला मैंने? कि जितने भी बल जिन दिशाओं में लग रहे हैं, जिन डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उनको उनके परिमाण के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ आप रिप्रेजेंट कर दो। दैट इज नॉन एज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चले तो यहां पर मेरे को किसका? मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना? मंकी का। चलिए साहब, ये मंकी है। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो मंकी नहीं, हमें शोले का जो है ठाकुर दिख रहा है। सर पैर तो बना रहे हो, हाथ नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए ये है ठाकुर साहब। ठीक है, अब इनका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए यहां पर इसका वेट फोर्स नीचे mg, ऊपर की तरफ आप जरा देखेंगे तो इस मंकी पर क्या लग रहा है? टेंशन फोर्स। क्या लग रहा है बेटा जी? टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन फोर्स T। और मंकी भाई साहब किधर जा रहे हैं? मंकी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहलाएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब यहां से इस फ्री बॉडी डायग्राम से मैं इक्वेशन क्या बना सकता हूं? मैं बनाऊंगा T माइनस mg इज इक्वल टू mv। किधर जा रहा है मंकी? ऊपर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो कौन सा बल ज्यादा? T ज्यादा। किससे ज्यादा? mg से ज्यादा। कितना ज्यादा? T माइनस mg के बराबर। किसके बराबर होगा वो? दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट। तो यहां से इक्वेशन बन गई T माइनस mg बराबर ma। बताइए क्या ये लिफ्ट का ही कंसेप्ट है? लेकिन लिफ्ट का कंसेप्ट मैंने कहां जाकर के लगाया है? मंकी पर जाकर के लगाया। बात समझ में आ गई? लिफ्ट का कंसेप्ट है ना, हमने पढ़ा था, इफ लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल a, देन इक्वेशन r माइनस mg इज इक्वल टू ma लिखा था हमने। ठीक है, यहां पर वही इक्वेशन बन रही है T माइनस mg इक्वल टू ma। ओके, चलिए क्लियर है? आगे देखते हैं। तो T बराबर P इज इक्वल टू mg प्लस ma।
देन टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ठीक है, वही केस आया है। ठीक है, जब अपर डायरेक्शन में बात कर रहे थे झूले की, तो देखो एपरेंट वेट बढ़ रहा था, यही तो आ रहा था एम जी प्लस ए, है ना, यही आ रहा था। चलिए यहां से अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो टी बराबर एम, एम की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 kg, जी की वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, इन CGS वी कैन से 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन FPS वी कैन से इट इज वैल्यू इज 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है जी की। ठीक है, FPS में क्लियर है। तो यहां पर 9.8 होती है, लेकिन मैं कैलकुलेशन के हिसाब से यहां अप्रोक्स वैल्यू 10 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पर 10 वैल्यू ले ली जी की, और ए की वैल्यू कितनी है 5। इट मींस टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन, टी इज इक्वल टू 150 न्यूटन। इट मींस व्हाट इज द ब्रेकडाउन पावर ऑफ स्ट्रिंग, इट इज 150 न्यूटन, यानी स्ट्रिंग 150 न्यूटन 150 न्यूटन का फोर्स सह सकती है। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाया तो रस्सी टूट जाएगी, बंदर भाई साहब नीचे आ जाएंगे। क्या समझ रहे हो, है ना, कि अगर ये इससे ज्यादा बल लगा, 150 न्यूटन से ज्यादा लगा, तो उस स्थिति पर ये स्ट्रिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आपके बंदर भाई साहब नीचे आ जाएंगे विद फ्री फॉल कंडीशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। जनरली फ्री फॉल कंडीशन हम देखते नहीं है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन यदि एयर रेजिस्टेंस जीरो होगी तो फ्री फॉल मोशन ही होगी फिर मंकी भाई साहब की। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है दैट इज 150 न्यूटन। तो यहां पर हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग और मंकी के क्वेश्चन पर मैंने लिफ्ट का वाला कंसेप्ट लगा दिया, झूले पर मैंने लिफ्ट का कंसेप्ट लगा दिया। तो बस इसी तरीके से पढ़ेंगे, एक जगह यूटिलाइज करेंगे उसको 4 जगह पर जो नीट के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से मैं आपको पूरी मैकेनिक्स और पूरी फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, यदि आप लोग तैयार हो तो हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हो, इसका डिसीजन आज ही ले लेना है इस क्लास को देखने के बाद। ओके, चलिए, तो यहां पर बात हुई है। अब कई बार क्या होता है फिजिक्स में, आपको पूरा जो है ध्यान रखना होता है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन है सेम। देखिए अंतर क्या आएगा, देखिए एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से देखिए आप लोग। यहां पर ये पुली से स्ट्रिंग गई और यहां पर ये मंकी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहां पर मंकी विद एन कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में मूवेबल है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वहां पर एसिलेशन था, इस पर क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी है। व्हेन मंकी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि नियत वेग 5 मीटर पर सेकेंड से जो मंकी है, जो बंदर है, वो ऊपर जा रहा है। समझ में आया, पिछले में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जा रहा था, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, देखो जरा इसकी अगर FBD बनाओगे आप, FBD, तो यहां पर ये मंकी हो गया, इसका वेट फोर्स mg नीचे ही लगेगा। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा, तो टेंशन फोर्स ऊपर। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन है b इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर इसका आंसर अगर ब्रेकडाउन पावर हम बताएं तो सर पहले वाला ही आ जाएगा। अगर आपसे कहेंगे तो आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा वो पहले वाला होगा। नहीं बेटा, गलत है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, वैल्यूज सेम है, वैल्यूज सेम है। वही 10 kg है मंकी का मास, आपसे वही ब्रेकडाउन पावर पूछी। क्या पूछी, व्हाट इज द ब्रेकडाउन पावर, व्हाट इज द ब्रेकडाउन पावर, व्हाट इज द ब्रेक डाउन पावर, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवेबल है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवेबल है, इट मींस एक्सीलरेशन विल बी जीरो, इट मींस एक्सीलरेशन विल बी जीरो। नियत वेग से गतिशील है तो त्वरण का मान जीरो होगा। और ये पढ़ करके आते हो आप लोग, इफ ए बॉडी इज इन स्टेशनरी कंडीशन और विद मूवेबल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी विल बी जीरो। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का त्वरण जीरो होता है जब वस्तु नियत वेग या स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, तो यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ मंकी विल बी जीरो
monkey will be 0 0 0, एक्सेलेरेशन will be 0। ठीक है, अब जब एक्सेलेरेशन 0 होगा तो लिफ्ट का पहला केस, जब लिफ्ट स्टेशनरी थी, मूवेबल थी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन r इज इक्वल टू mg। तो यहां पर जब एक्सेलेरेशन 0 है, इट मींस t इज इक्वल टू mg। इक्वेशन क्या बनेगी? t इज इक्वल टू mg। ओके, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एक्सेलेरेशन जब 0 है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 है। रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इट मींस बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों बल परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। कब? जब परिणामी बल 0 है। परिणामी बल 0 क्यों है? क्योंकि परिणामी त्वरण 0 है। बात क्लियर? चलिए, तो यहां पर t इज इक्वल टू mg एंड t इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 10 एंड g की वैल्यू कितनी है? 10। 10 ही ले लेता हूं मैं, अप्रोक्स 9.8 की जगह 10 ले लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, क्लियर? समझ में आया? तो यहां पर अगर वेलोसिटी गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मंकी जा रहा है, तब तो आ रहा है सब 100 न्यूटन, यानी कि स्ट्रिंग 100 न्यूटन का फोर्स जो है उसको सह सकता है। उससे ज्यादा हो गया तो स्ट्रिंग क्या होगी? डिस्कनेक्ट होगी। और अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से जा रहा है तो कितना सह सकता है? 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। ओके, क्लियर? समझ में आया महारथियों? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिफ्ट के जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने झूले से रिलेट किया, उसके बाद इन ऐसी प्रॉब्लम से रिलेट किया। ये एक बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे हम ऐसे ही क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को 10 तरीके से, उस कंसेप्ट को 10 जगहों पर लगा करके हम कंप्लीट नीट की बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आपको आज ही इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसीजन लेना है कि जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर जो है वो नीट के लिए बिल्कुल बहुत प्योर डेडिकेटेड जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आज ही आपको नीट के लिए जुड़ना है। और ऐसे ही कई लाजवाब वीडियो सेशंस मैं पहले भी कर चुका हूं इस चैनल पर। आज आपको नीट के लिए मैंने एक थोड़ा सा बताया कि मैकेनिक्स के सबसे टफ चैप्टर दैट इज एनएलएम, उसको हम चर्चा कर रहे हैं और बहुत आसान कंसेप्टों के साथ। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? आई होप आप सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, कि किस तरीके से फिजिक्स में एक कंसेप्ट को सब जगह अप्लाई किया जाता है। बायो वाले स्टूडेंट फिजिक्स से जनरली डरते हैं, लेकिन मैं उसको उन शब्दों में इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा, उन एग्जाम्पल से रिलेट करूंगा जो एग्जाम्पल बच्चा खुद देखता है, स्टूडेंट खुद देखता है, और पूरे इमेजिनेशन पावर के साथ हम फिजिक्स को आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा था ये आज का छोटा सा हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन। ठीक है, और आज के आज आप जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के साथ जुड़िएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए जो है चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं इंजीनियर दीपक शर्मा आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।